प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नहीं दो बुरी खबरें आ रही हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर, आरएसएस के दूसरे बड़े नेता ने उनका नाम लिए बगैर उन्हें अहंकारी बताया है। भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर अहंकारी बताया है। मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार ये बात कर रहे हैं। मगर उससे भी बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आ रही है वो ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर अब चुनाव लड़ा जा सकता है। सवाल यह उठाया जा रहा है दोस्तों कि बनारस में प्रधानमंत्री बमुश्किल जीते। यही नहीं, उनकी जीत को लेकर भी गड़बड़ झाले की कई थ्योरी सामने उभर कर आ रही हैं और यह बयान कोई और नहीं भाजपा का एक कार्यकर्ता दे रहा है। उसकी चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा। कई तरफ से खबरें आ रही है दोस्तों, मगर अहंकार, याद कीजिए मोहन भागवत ने करारा प्रहार किया था भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बताकर। उन्होंने क्या कहा था कुछ देर बाद, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बता चुका हूं। अब सुनते हैं इंद्रेश कुमार ने क्या कहा। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि भाजपा में अहंकार आ गया था और उसी के चलते उसे बहुमत नहीं मिला। यह सबक है उनके लिए। इंद्रेश कुमार के इस बयान से बवाल मच गया है। विपक्ष भी इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। समाजवादी पार्टी ने इस पर चुटकी ली है, मगर सबसे पहले सुनिए इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं। सुनिए। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इंद्रेश कुमार के इस बयान से हलचल मच गई है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अलग अलग जगहों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपकी स्क्रीन पर। पवन खेरा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद तो गंभीरता से लेते नहीं तो हम क्यों लें। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेरा। मगर इंद्रेश कुमार के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने जो है चुटकी ली है। पार्टी के एक नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार के बयान का समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने इंद्रेश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अहंकार और घमंड आ गया था कि अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए और कहा कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। चुनाव में नारा दिया 400 पार, लेकिन जनता ने बीजेपी के इसी अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया, बहुमत से दूर करने का काम किया। अब होता क्या है दोस्तों, इंद्रेश कुमार का यह बयान आता है और संघ परिवार में भूचाल आ जाता है, क्योंकि इंद्रेश कुमार सीधे तौर पर भाजपा का नाम ले रहे हैं। मोहन भागवत ने सीधे तौर पर भाजपा का नाम नहीं लिया था। और अब हो क्या रहा है, इंद्रेश कुमार के इस बयान पर अयोध्या में बवाल हो रहा है। अयोध्या से कुछ और खबरें भी आ रही हैं, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर इंद्रेश कुमार के इस बयान पर सत्येंद्र दास, जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर का, उनका बयान आया है। वो कहते हैं भाजपा के 241 सांसद कम नहीं है। इंद्रेश जी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करते रहे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। इंद्रेश जी अपनी विफलता का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। जहां तक अयोध्या के पुजारियों की बात है दोस्तों, आप भारत समाचार की एक खबर देखिए। अयोध्या भाजपा की हार को लेकर संतों ने भी शुरू की समीक्षा बैठक। अयोध्या के संतों ने भी इस पर मंथन शुरू कर दिया। साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को भेजा पत्र। संतों की तरफ से समीक्षा और सुझाव पत्र भी भेजा गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसे संत हैं भाई जो राजनीति में इस तरह से खुला दखल दे रहे हैं। क्या ये संत देख नहीं रहे हैं, अंग्रेजी में एक जुमला है, द राइटिंग ऑन द वॉल, जो लिखा हुआ है उसे देख नहीं रहे हैं। फैजाबाद की जनता ने करारा तमाचा मारा है भाजपा पर, उनके अहंकार पर। अयोध्या ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया है और ये संत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं भाजपा के लिए। मैं 22 जनवरी से आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक कार्य नहीं था,
वो सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का जरिया बन गया, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जजमान प्रधानमंत्री नहीं कोई और थे, मगर उन जजमान पर कैमरा कभी नहीं गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक को नहीं बुलाया गया, विपक्ष को बुलाया गया, मगर ऐसे मानो उन्हें जलील किया जा रहा था। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपको याद होगा किस तरह से कैमरा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पर था। आपको बीजेपी कर्नाटक की वो तस्वीर याद होगी जिसमें राम लला से बड़ा कद प्रधानमंत्री का बताया गया था। बवाल हुआ, उन्हें इसे हटाना पड़ा। तो यह हो रहा था। और अब जिस तरह से संत खुलेआम भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, इससे प्रमाणित होता है कि जो फैसला कांग्रेस ने किया प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर, वो सही था। आप बताइए, संतों को राजनीति में दखल देने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि भाई सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने राम मंदिर का अपमान किया। अरे भाई, जब संत आपकी पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं, आपकी फील्डिंग कर रहे हैं, तो कोई वहां पर क्यों जाएगा? जो मौका, जो अवसर सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीतिक महिमा मंडन का है, उसमें कोई और क्यों जाना चाहेगा? संतों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, यह मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कि क्या उनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जा सकता है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री बमुश्किल बनारस से जीते। राहुल गांधी, आपको याद है, कह चुके थे कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव में उतर जाती तो शायद प्रधानमंत्री हार भी जाते। मैं राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर सुप्रिया सुनीत ने भाजपा के कार्यकर्ता का बयान यहां पेश किया है। सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं, इस बयान का हवाला देते हुए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी और गुजरात को जबरन उन पर थोपने से भाजपा के लोग नाराज हैं। सुनिए, बीजेपी नेता उज्जवल मिश्रा को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो 1.5 लाख वोट से जीते, वो भी किसी तरह से दिलाया गया, वो तो हार के बराबर है। कहीं ना कहीं उज्जवल मिश्रा ये इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे गड़बड़ झाला हुआ, जिसके चलते प्रधानमंत्री जीत पाए। दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बीबीसी के पूर्व पत्रकार हैं समीरात्मज मिश्र, जिनका एक यूट्यूब चैनल है ग्राउंड रिपोर्ट, और मेरी आपसे अपील, द ग्राउंड रिपोर्ट जो यूट्यूब चैनल है उसे जाएं, सब्सक्राइब करें। समीरात्मज मिश्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं, और यह आवाज कोई और नहीं उठा रहा, भाजपा के नेता कार्यकर्ता उठा रहे हैं। सुनिए समीरात्मज मिश्र ने क्या कहा। भले ही कुछ बड़े नेताओं के बयान ना आए हों, लेकिन ये चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पूरी तरह से फोकस होकर के जब चुनाव लड़ा गया, किसी और फेस को वहां आगे नहीं किया गया। बावजूद इसके क्या स्थिति रही कि इतनी ज्यादा, लगभग 30 के करीब सीटें कम हो गई। महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, चाहे वो अयोध्या फैजाबाद सीट हो, चाहे वो अमेठी सीट हो, ऐसी जगहों पर महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे, लोकसभा क्षेत्र थे, वहां क्यों हार गए। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो तो उठ रहा है वाराणसी की सीट पर। यह कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी का फेस इतना ही प्रभावी था तो अपने चुनाव क्षेत्र में वाराणसी में, जहां पर वो पिछला चुनाव 4 लाख, लगभग 4,80,000 मतों से जीते थे, इस बार घट करके वो मार्जिन केवल 1.5 लाख पर क्यों सिमट गया। यही नहीं, ऐसा नहीं था कि वाराणसी में प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया था, हर बार देते थे, इस बार भी समय दिया था। वाराणसी के आसपास की कई सीटों पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, रोड शो किए थे। प्रचार के जितने तरीके होते हैं, कहीं कोई कमी नहीं रखी थी। बावजूद इसके वाराणसी में किसी तरह से प्रधानमंत्री जीत तो गए, लेकिन आसपास की तमाम सीटें वो हार गए। चाहे, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल लगी हुई सीट जो चंदौली है, वहां से उनके केंद्रीय मंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महेंद्र नाथ पांडे, वो हार गए हैं। उसके अलावा बनारस के आसपास की घोसी, गाजीपुर, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से कई सीटें ऐसी थी जो पिछले बार अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीती गई थी। तो अब ये वाराणसी में ही मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों का भी ये कहना है कि किसी और पर जिम्मेदारी, ठीक है, और लोगों की भी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन
प्रधानमंत्री खुद भी इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम उन्हें वो अपनी सीट पर मार्जिन बरकरार रखते, या फिर जो आसपास की जो हारी हुई सीटें हैं कम से कम वहां ये स्थिति ना होती। और एक बात और बताऊं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के इस तरह के बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कि बनारस के हैं या और जगहों के आसपास के जगहों के हैं, वो इस तरह के सवाल लगातार उठा रहे हैं। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री पर दोहरी मार। एक तरफ अहंकार को लेकर आरएसएस सवाल उठा रहा है और दूसरी बात, क्या उनके चेहरे का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा सकता है, उस पर भी सवाल। याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लेती तो शायद प्रधानमंत्री हार जाते। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अब लगातार उत्तर प्रदेश भाजपा में आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये एक फैक्ट है और मैं अपने मंच पर इन आवाजों को कभी नहीं जगह देता अनलेस ये फैक्ट्स थे। ये तथ्य नहीं होते तो मैं इसको बिल्कुल जगह नहीं देता। आपके सामने इंद्रेश कुमार का बयान है, आपके सामने मोहन भागवत का बयान है, और आप में से जो लोग मोहन भागवत का बयान भूल गए होंगे, उनकी 7 बड़ी बातें थीं जिसका जिक्र दैनिक भास्कर ने किया था। मैं आपके सामने सिर्फ 3 बड़ी बातें रखना चाहता हूं। पहली बात, चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित ना हो। बताइए ना, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में किसने झूठ बोला कि तुम्हारा मंगलसूत्र मुसलमान को दे देंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस किसी और को दे देंगे, मुसलमानों को घुसपैठिया बताना, ये तमाम बातें कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री कर रहे थे ना। और यहां पर क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे ढकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। लोग क्यों चुने जाते हैं? संसद में जाने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है। प्रधानमंत्री की राजनीति आम सहमति से कोसों दूर है। याद कीजिए संसद में किस तरह से अपनी छाती ठोक कर कहा था, एक अकेला सब पर भारी। याद है कि भूल गए? फिर सुनिए। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और अब जोड़िए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, झूठ मत बोलो और आम सहमति बनाओ। मौजूदा भाजपा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिसमें अमित शाह हैं, यानी कि गुजरात लॉबी हावी है, इसमें आम सहमति जैसी कोई चीज नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अगली बात क्या कही मोहन भागवत ने। संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। संसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं? ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। संसद में 2 पक्ष जरूरी हैं, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसीलिए ऐसी व्यवस्था है। विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यहां मोहन भागवत किससे संदेश दे रहे हैं?
और सबसे करारा प्रहार मोहन भागवत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार पर, जिसका जिक्र इंद्रेश कुमार ने भी किया। मोहन भागवत, मर्यादा का पालन करें, अहंकार न करें, वही सही सेवक। बाहरी विचारधाराओं के साथ समस्या यह है कि वे खुद को सही होने का एकमात्र संरक्षक मानते हैं। भारत में जो धर्म और विचार आए, कुछ लोग अलग अलग कारणों से उनके अनुयायी बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति को इससे कोई समस्या नहीं है। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है ना जो बार बार कहते थे कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, 75 सालों का तुमने लूटा, न जाने लगातार। और सबसे शॉकिंग बात, जो अब जिंदा नहीं है, यानी कि राजीव और इंदिरा गांधी के बारे में वो अभद्र बयान, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने कानून बदल दिया ताकि इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति उनको मिल जाए। इससे ज्यादा शॉकिंग बात कोई कैसे कह सकता है? और वो प्रधानमंत्री, याद कीजिए किस तरह से नेहरू को हर गुजरते दिन के साथ, नेहरू के लिए वो लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे। यह सुरक्षा नहीं तो क्या है? यह अहंकार नहीं तो क्या है? यह मुद्दे से भटकाना नहीं तो क्या है? यही सवाल ये तमाम नेता उठा रहे हैं। क्या इसके बाद प्रधानमंत्री का अहंकार खत्म होगा, भाजपा का अहंकार खत्म होगा? अगर आप मुझसे मेरी निजी राय जानना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि इंसान अपनी गलती नहीं मानता है। जब अहंकार आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है ना, तब आपको लगता है कि अगर मुझ पे कोई उंगली उठा रहा है तो गलती इसकी होगी, ये अपनी असुरक्षा के चलते कुछ बोल रहा होगा मुझे। वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नेतृत्व वाली जो बीजेपी है ना, उसमें कोई फर्क आने वाला है। वही अहंकार होगा, वही दबंगई होगी। मगर हां, अगर वही जारी रहेगा तो आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है ना, वो भस्मासुर जो खुद का नुकसान करता रहता था, वो सबको भस्म कर रहा था, मगर एक दिन आया जब उसने उस हाथ को अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर की इस कहानी को मौजूदा भाजपा को नहीं भूलनी चाहिए। भाजपा को नहीं भूलना चाहिए वो क्या थी। भाजपा को नहीं भूलना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश एक होना चाहिए। याद है कि नहीं? मैं तो नहीं भूला हूं, फिर प्रधानमंत्री क्यों भूल गए हैं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।